हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दानिश रजा और हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको हम लोग एनएलएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्सेस के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे करके फोर्स हमारे लगते हैं, क्या इफेक्ट आता है किसी भी बॉडी पे, अगर कोई फोर्स लगता है उसका क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं यहाँ पर सबसे पहले टर्म को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा टर्म आता है कोई फोर्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और जानना भी बहुत जरूरी है कि फोर्स है क्या। तो बेटा फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी को अगर हम पुश करें या पुल करें, किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी बॉडी को अगर हम धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स तो हमारा हो गया कि पुश और पुल, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे ना जाए, डेफिनेशन बहुत छोटी सी है लेकिन काम इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फोर्स के बारे में अगर बात करूं तो फोर्स की कुछ बेसिक चीजें हैं, तीन बातें मैंने जैसे सब सारे चैप्टर में बताता हूं। तो पहली बात यह है कि इसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और इसको एमपीएस सिस्टम में तोड़ेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। दूसरी बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरी बात इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml/-2। याद रखने वाली बात है, इसकी डायमेंशन कैसे करना है, याद रखना है। मैंने वेक्टर में ही बताया था कि इसकी डायमेंशन को बेटा याद रखना है, ठीक है ना। तो फोर्स हमारा समझ पा गए, किसी भी चीज को धक्का देना या उसको खींच लेना ही हमारा क्या कहला रहा है, फोर्स कहला रहा है। फोर्स के बारे में तीन बातें, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट में, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, या कह सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये भी एक रिलेशन लिख लें कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों चीजें बराबर होती हैं और ये बराबर होगी 10 टू द पावर 5 डाइन के। डाइन बेटा इसकी सीजीएस सिस्टम की यूनिट होती है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन है। ये मैंने निकालना बता दिया था, यूनिट एंड डायमेंशन में कैसे कैसे करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है, फोर्स के बारे में सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर टाइप्स की बात करता हूँ कि फोर्स के हमारे पास टाइप कितने हैं। तो बेटा बेसिकली दो टाइप है, वैसे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टच कह सकते हैं, अगर टच के बेसिस पे कहूँ तो दो तरीके के फोर्स हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। दो तरीके के फोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ उसका अपीयरेंस, टच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो दो तरीके के फोर्स है, वन इज कांटेक्ट और वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और भी हो सकते हैं, कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जब हम बताएं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाएगा कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर कौन वीक होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स में अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक फोर्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, है ना। हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा तरीके से। जैसे हो सकता है कि हम बहुत एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम कहेंगे इसमें 25 एज के लोगों को निकालो, तो यहाँ हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एज। मैं कहूंगा कलर के बेसिस में कहूंगा कि व्हाइट कलर के जितने भी लोग हैं उनको निकालो, तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना। मैं कहूंगा कि इसमें जेंडर के बेसिस पे निकालो, मैं कहूंगा मेल मेल जितने भी है सारे लोगों को निकालो। तो अलग अलग टाइप से हम किसी को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा फोर्स है, फोर्स को भी हम कई सारे तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो जनरल कैटेगराइजेशन है वो है हमारा कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टच एक तो कांटेक्ट फोर्स है और एक है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स हैं जिसमें हम फिजिकली किसी बॉडी को टच करके फोर्स लगाते हैं। जैसे नॉर्मली मैकेनिकल पुश की बात करें या मस्कुलर पुश की बात करें, तो मैं अगर इसको कोई फोर्स लगा रहा हूँ, ये तो ये मेरा कांटेक्ट फोर्स है, मैंने इस बॉडी को टच करके इसमें फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्स हमारे कौन हो गए, जब दो बॉडी आपस में टच होकर, ठीक है, दो बॉडी आपस में टच होकर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, उसे हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में अगर बॉडी हमारी टच नहीं भी हो रही है फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है उसके बीच में, तो ऐसे फोर्स हमारे कहलाएंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं अगर यहाँ दिखाऊं, एग्जांपल मेरा क्या आता है कांटेक्ट में, नॉर्मल रिएक्शन मेरा कांटेक्ट है, टेंशन मेरा कांटेक्ट है, मस्कुलर फोर्स मेरा कांटेक्ट है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं तीन ही अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नॉन कांटेक्ट में मेरे कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे हो रहे हैं, क्या देखो जरा इसमें इन सारी चीजों की बात मैं अभी करूंगा, इन फोर्सेस की बात मैं अभी करूंगा। और इन फोर्सेस की बात में इनके अपने पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट होता है, मैग्नेटोस्टैट होता है, 11th क्लास का ग्रेविटेशन है, 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। ये सारे के सारे मैं बाद में बात करूंगा इनके बारे में। अभी फिलहाल इसके बारे में अभी बात करूंगा। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाते हैं। अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन लगाएंगे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। ऐसे बराबर फोर्स लगेगा F ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये टच नहीं हो रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही दो मैग्नेट को रख दो, वो टच नहीं भी होते, तब भी बचपन में हमने खेल खेला होगा। ऐसे करके हमारे एक मैग्नेट को ऐसे करीब लेकर आते हैं और वो मैग्नेट दूसरा वाला आगे की तरफ भागता है, देखा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखें जरा, एक अर्थ है, सन है, तो अर्थ और सन के बीच में कोई छू तो नहीं रहे आपस में, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है वहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स में हमने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है वो हमारा नॉन कांटेक्ट में नहीं है, तब भी हमारे पास में क्या आ रहा, फोर्स लग रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स बोल देंगे। तो ये सारी चीजें हम बहुत डीपली पढ़ेंगे आगे की क्लास में, आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बता दे रहा हूं यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। ये मस्कुलर तो नॉर्मली हाथ से लगाने वाला फोर्स होता है, उसका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मेन चीज नॉर्मल और टेंशन है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता है, यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूँ कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से फील कराऊं कांटेक्ट फोर्स में, मैं कहूं कि एक बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी हो गई, ये ब्लॉक हो गया। अब मैंने इस बॉडी को, ब्लॉक को m मास का था, इस ब्लॉक को अगर मैं छोड़ दूं नीचे की तरफ, अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे की तरफ छोड़ दूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे करके गिर जाएगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर है और ये 5 इसका मास ले ले, m kg का मास ले लिया इसका, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे करके छोड़ रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कितने से जा रहा है, कितने फोर्स से जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये mg फोर्स से। तो क्या ये mg फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ है ना, ठीक है। अब मेरे को ये बताएं जरा कि ये mg तो हमेशा लगता ही लगता है, कोई ऐसी कंडीशन होती है mg लगना बंद हो जाता है? अगर नॉर्मली बात करी जाए यहाँ पर, तो कभी ऐसा होता है कि mg लगना बंद हो जाए? नहीं, हमेशा लगता है ये mg। तो मैं अगर कहूंगा कि ये वाला जो ब्लॉक है ये mg हमेशा लगाएगा ही लगाएगा। अच्छा एक चीज और बताएं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक से हट के बात करी जाए, पहले मेरे पे अगर यहाँ पर देखें, ये कोई भी एक बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, यहां पर फोर्स लगाया मैंने 4 न्यूटन का। अब ये मेरी बॉडी कहां जाएगी, फील हो रहा कहां जाएगी, फील हो रहा, ये बॉडी मेरी जहां ज्यादा फोर्स होगा वहां की तरफ जाएगी। मतलब दिख रहा कि अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की सेम है या नहीं भी है सेम, तो रिजल्टेंट ज्यादा वाले की तरफ होगा। तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, 10 और 4 दो फोर्स दिख रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो मेरी बॉडी कहां जाएगी, 6 न्यूटन से इस तरफ जाएगी, ठीक है। सपोज कर ले कि ये 4 की जगह पे 8 हो जाता, तो ये बॉडी मेरी 2 न्यूटन से इस तरफ जाती, अभी भी ये वाला कम था। मैं कहूंगा कि अगर ये 10 हो जाए तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, है ना। यानी कि अगर दोनों साइड के फोर्स बराबर हैं तो बॉडी रुकी रहेगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 12 हो जाए, अब ये बॉडी कहाँ जाएगी, 2 न्यूटन से यहाँ की तरफ जाएगी, ठीक है। बेसिक सी बात थी, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर हमको कोई 2 बंदे यहाँ से पकड़कर खींच रहे हैं, 2 बंदे पकड़ के खींच रहे हैं, एक यहाँ 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक यहाँ 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं 10 वाले की तरफ जाऊंगा और कितने से जाऊंगा, 5 न्यूटन से, और दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यानी कि अगर मेरे को कहीं जाना है, मतलब रिजल्टेंट मेरा उन फोर्स का रिजल्टेंट कहीं की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उस तरफ ज्यादा फोर्स है। और अगर नहीं जा रहा है कहीं बंदा वहीं के वहीं या बॉडी वहीं के वहीं रुकी हुई है, इसका मतलब कि नेट फोर्स
दोनों तरफ का बराबर है, यानी कि जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, फोर्स दोनों तरफ का क्या है, बराबर है। क्लियर हो रही है ये बात? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहे हैं यहाँ। अब देख लेते हैं, मैं बात कर रहा था कि ये बॉडी जो थी मेरी, ये जो बॉडी एम मास की थी, ये एम मास की बॉडी हमेशा नीचे की तरफ क्या लगा रही है, mg लगा रही है नीचे की तरफ, हाँ है ना। अब ये mg तो लगा रही है, अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं तो ये क्या होगा, mg फोर्स से नीचे जाती रहेगी कि नहीं जाती रहेगी? यानी कि अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स कहां की तरफ है, नीचे की तरफ ज्यादा है। ऊपर की तरफ कोई फोर्स है, जीरो, कोई फोर्स नहीं है, यानी नीचे की तरफ ज्यादा है, तो ये नीचे mg फोर्स से जा रही है। सही बात है। अब मैं अगर इसको कह दूं कि भाई ये जो बॉडी है, ये बॉडी मेरी इस टेबल पे रुकी हुई है, वही एम मास की बॉडी थी। अब ये बॉडी क्या है, इस टेबल पे रुकी हुई है, ये कोई मेरे पास टेबल है, इस टेबल पे रुकी हुई। क्या इसने mg लगाना बंद कर दिया? नहीं भाई, mg लगाना तो कभी बंद नहीं करा, mg तो अभी भी लग रहा है। तो अब यहां पर फील करके देखें जरा कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ नहीं जा रही है, बॉडी रुकी हुई है। रुकी है इसका मतलब कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगता होगा। अब वो फोर्स कितना लग रहा है कि ये रुकी हुई है, रुकी होने के लिए ऊपर और नीचे साइड, मतलब बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स होने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये फोर्स जो है ये कितना होना चाहिए, तो कहोगे ये फोर्स भी mg होना चाहिए, तभी बॉडी क्या होगी, रुकेगी। ठीक है, इस फोर्स को मैंने नाम दिया नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स हमारा वो होता है जब सरफेस लगाती है किसी बॉडी पे, वो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, सरफेस से लगता है, मतलब जब कांटेक्ट होगा दो बॉडी का तभी नॉर्मल लगेगा। तो इस फोर्स को जो सरफेस ने फोर्स लगाया बॉडी पे इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये नॉर्मल किस कंडीशन में, mg के बराबर है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि सपोज कर लो कि ये नॉर्मल किसी कारणवश इससे mg से ज्यादा हो जाए, इस mg से ज्यादा हो जाए, तो बॉडी क्या करने लगेगी, बॉडी क्रिश बन के उड़ने लगेगी ऐसे करके। ठीक है, सपोज कर लो कि किसी कारणवश ये नॉर्मल कम हो जाए इस mg से, तो बॉडी क्या करेगी, इसको तोड़ के धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर बराबर है n इक्वल टू mg है तो ये बॉडी रुकी रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मल क्या समझ में आया, नॉर्मल हमारा वो फोर्स है जो किसी भी सरफेस से लगाया जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना, नॉर्मल कैसे लगाया जाता है, सरफेस से लगाया जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। ये छोटी सी बात है इसकी। ठीक है, अब मैं बात करूं टेंशन के बारे में, तो नॉर्मल कहां लगाया जाता है, नॉर्मल लगता है सरफेस से। ठीक है, सरफेस लगाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी पे। ठीक, ये हो गया नॉर्मल। अब मैं बात कर रहा हूं टेंशन के बारे में। मैं भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नॉर्मल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब यहाँ टेंशन की बात करने हैं। सपोज कर ले वही ब्लॉक में है, m मास का ब्लॉक है, ये हो गया मेरा m मास का ब्लॉक। ठीक, अब मेरे को फील करके बताएं, m मास का ब्लॉक है, नॉर्मली अगर इसको हमने छोड़ा तो ये क्या होगा, mg वेट से या mg फोर्स से नीचे की तरफ क्या होगा, जाएगा। नीचे की तरफ जा तो रहा है, जा रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको अब यहां से अटैच कर दिया एक रस्सी से मैंने अटैच कर दिया। अब देखा तो ये नीचे नहीं जा रहा था, पहले ये जा रहा था नीचे mg फोर्स से, अब नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि mg लगना बंद हो गया क्या? नहीं, mg तो हमेशा लग रहा है। अब क्या पता लगा कि इस रस्सी ने भी एक फोर्स लगाया जो कि mg था, है ना, mg के बराबर फोर्स लगाया, तभी ये बॉडी क्या हुई, यहाँ पर रुक गई। सपोज कर ले ऐसे करके, नॉर्मली मैंने देखा इसको छोड़ा, नीचे की तरफ गया, mg फोर्स से नीचे जा रहा है, देख रहा है mg फोर्स से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रस्सी से बांध दूं ऐसे करके, रस्सी से मैंने बांध दिया, ये यहाँ पर ही रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, mg तो ये नीचे लगा ही रहा था, mg तो लगा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स और आ गया, नया तरीके का फोर्स, जिसको हमने नाम दे दिया टेंशन। अब ये टेंशन, अगर ये ब्लॉक हमारा नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये टेंशन हमारे mg के बराबर होगा। अगर ये ब्लॉक ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो ये जो टेंशन है ये mg के बराबर होगा। सपोज कर लें कि अगर mg बड़ा हो जाए इस टेंशन से, किसी कारणवश ये टेंशन से mg बड़ा हो जाए, तो ये बॉडी क्या करेगी, नीचे जाएगी धीरे धीरे करके।
ठीक है। और अगर ये mg ज्यादा हो जाए इस टेंशन से तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। मतलब सिंपल सी बात है, जहां का फोर्स ज्यादा होगा बॉडी वहीं की तरफ मूव करेगी। क्लियर है बात या नहीं है? तो रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो आता हमारा वो फोर्स, नए तरीके का फोर्स हमारा क्या है, टेंशन है। जो सरफेस से लगाया जाता है वो फोर्स हमारा नॉर्मल कहलाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल और टेंशन क्लियर हो गए, कैसे कौन नॉर्मल है कौन टेंशन है। अभी इसमें क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे कराऊंगा। एक चीज और ध्यान रख लें कि बेसिकली यहां पर, बेसिकली जो हम लोग यहां पर स्ट्रिंग ले रहे हैं, रस्सी ले रहे हैं, वो कंसीडर करेंगे मासलेस, मासलेस कंसीडर करेंगे और इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करेंगे। मासलेस का मतलब इसका कंसीडर करेंगे कि मास जीरो है, नेग्लिजिबल मास है, जीरो मास है। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको खींचना चाहें तो ये खींचे नहीं। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट की, ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया ए और ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया बी। अगर मैं इसको टाइट रखूं, इस तरीके से नॉर्मल रखूं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में चेंज ना आए, ये इसका मतलब हो गया इनएक्सटेंसिबल। ए और बी के मतलब दो रिलेटिव, दो पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस में चेंज नहीं आए, ये कंसीडर करके चलेंगे हम टेंशन के केस में। जब टेंशन अभी पढ़ेंगे, वैसे तो मास चेंज होगा, मास वैरी कर सकता है ना, तो वो बात की बात है, अभी बाद में आएंगे क्वेश्चन, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि मास चेंज होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है मैंने मोटा करके बनाया है, इस स्ट्रिंग को मैं मासलेस कंसीडर करूंगा। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गया, नॉर्मल मेरा समझ आ गया, टेंशन मेरा समझ आ गया। मस्कुलर तो नॉर्मली जो हाथ से लगाया, मसल से लगाया वाला फोर्स है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या जान लिया अभी तक, फोर्स के बारे में जान लिया। फोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, फोर्स का होता क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब जान लिया। नॉर्मल जान लिया, टेंशन जान लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जान लिया, ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स जान लिया। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम की पहले लॉ की। एनएलएम में फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। मसला क्या आ रहा है यहाँ पर कि इनर्शिया लफ्ज ही नहीं पता हमें, इनर्शिया जो वर्ड है वो नहीं पता। इनर्शिया क्या है यही वर्ड हमें नहीं पता, तो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे जान पाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या जानना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या है कि अगर मैं बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं बहुत आसान वर्ड्स में कहूँ कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरा मन नहीं करेगा उठ के जाने का, चलने का, और मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा बैठने का, है ना। तो ये इनर्शिया जो है वो टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की अपनी स्टेट का चेंज होने का अपोज करती है, अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोज करती है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया मतलब कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो रुकने का अपोज करेगी, और रुकी हुई है तो वो चलने का अपोज करेगी। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर देखा होगा कि बस में अगर हम लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मली अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई, हम भी रुके हुए, अब मैं बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, बस रोड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मैं चाहूंगा जब एकदम क्या हुआ, एकदम अचानक से बस ने क्या किया, बस स्टार्ट हुई, बस आगे की तरफ चली। बस जब आगे की तरफ चल रही है तो मेरी कंडीशन क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ, चाहूंगा भी क्या कि रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा, है ना। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। वो अपोज करती है अपने चेंज का, रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज करेगी, और मोशन में है तो वो रेस्ट पे आने का अपोज करेगी। ठीक है, तो अगर बस में हम लोग बैठे हैं और ऐसे करके बस एकदम से अचानक से स्टार्ट हुई ऐसे आगे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, उस आगे की तरफ जाने का अपोज पीछे जाके करूंगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब बस चल रही है, बस आगे की तरफ बढ़ी, तो इस आगे की तरफ जाने का अपोज मैं अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इनर्शिया में फॉलो कर रहा हूं, है ना। तो इनर्शिया की वजह से अगर बॉडी आगे की तरफ, बस आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो मुझे लेके बढ़ रही है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि वो मुझे लेके आगे बढ़े, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं अपने रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा, मोशन का अपोज करूंगा। तो मोशन का अपोज मैं कैसे करके करता हूं, एकदम से अचानक से ऐसे करके पीछे। ठीक है, ऐसे ही बस चल रही है, बस भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूं, अब तो मैं मोशन में आ गया, तो अब मैं रेस्ट का अपोज करूंगा, रेस्ट में आने का। बस चल रही है ऐसे करके बहुत आगे तक चलती रहेगी, तो एकदम से अचानक से अगर कहीं ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे बस क्या हुई, रेस्ट पे आ गई, रुक गई।
लेकिन मैं रुकना नहीं चाहूंगा, मैं चलना चाहूंगा, तो चलते रहने का अपोज कैसे करके, मैं आगे की तरफ ऐसे करके गिर के करता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया के। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनर्शिया सिंपली इतनी बात याद रखें कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। ये हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी मतलब इनर्शिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक, मैं इनर्शिया को यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ। इनर्शिया मेरा है बेटा टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose any change in its state of rest और motion, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला वाला इनर्शिया का मतलब। यानी कि अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहा हूँ तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ। जब हमें इनर्शिया ही नहीं पता होगा तो हम इनर्शिया का लॉ कैसे करके जानेंगे। तो जनरली इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी के स्टेट का चेंज होने का अपोज करती है, स्टेट के चेंज होने का अपोज करती है। स्टेट कैसी हो सकती है, दो स्टेट हो सकती है, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट पे जाने का अपोज करेगा। यही है हमारी इनर्शिया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर ले। मैं यहाँ पर अब बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ भी सिंपल ऐसा ही है। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि हमारा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। मतलब जो इनर्शिया बात कह रही थी वही बात ये भी कह रहा है ना। वो इनर्शिया इतना कह रहा था कि वो अपोज करेगी। हमारा फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि वो अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। यानी कि अगर ये बॉडी यहाँ पर है, ऐसे करके एक बॉडी है और ये बॉडी मेरी रुकी हुई है, इस पे v = 0, तो जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक इस पे ये फोर्स नहीं लगेगा, ये बॉडी ऐसी रुकी रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो ये अपने आप से चलने वाली नहीं है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई यहाँ पर कुर्सी रख दी हमारे सामने, कोई कुर्सी रखी हुई है और उस पर कोई धक्का लगाने वाला नहीं है, कोई उठा के रखने वाला नहीं, तो वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे, तो वो बॉडी क्या रहेगी, वहीं के वहीं रहेगी। सोचो जरा, अगर इस पे क्या हो जाए, इस पे अगर मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो इसमें जो वेलोसिटी आ जाएगी वो वेलोसिटी इसके पास रहेगी हमेशा, ठीक है, जब तक कि इस पे कोई दूसरा फोर्स ना लग जाए। यानी कि अगर कोई बॉडी हमारी क्या हो रहा है, अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पे कोई फोर्स ना लग जाए, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कहोगे कि यार जब हम लोग 6 के लिए या 4 चौके के लिए वो बॉल को हिट करते हैं तो बॉल हमारी ऐसे घूमते घूमते जाती है बाउंड्री की तरफ, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर आके क्या हो गई, रुक गई। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था इसको, बॉल को। बॉल तो हमारी ऐसे करके 6 के लिए हमने हवा में उछाल दी थी, फिर उसके बाद वो घूमते घूमते थोड़ी डिस्टेंस आके रुक गई। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कौन फोर्स लगाने वाला है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, हमारा वो सरफेस लगा रही है। सरफेस पे जो फोर्स लगा रही है, सरफेस जो इसके मोशन का अपोज कर रही है, वहां पर एक और टर्म आ जा रहा है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाला भी फोर्स है, ये फ्रिक्शन हमारा कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स में एक टर्म हमारा फ्रिक्शन भी आएगा, ठीक है। तो सरफेस हमारा फ्रिक्शन लगा रही है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, जो बॉडी के मोशन का अपोज करता है, तो इस वजह से बॉडी रुक जाती है। यानी कि बिना फोर्स के ना तो कोई बॉडी चल सकती है अगर रुकी हुई है तो, और अगर चल रही है तो ना तो रुक सकती है, ठीक है। यानी कि फोर्स यहाँ पर नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए। पहला लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी हमारी चल रही है तो वो चलती रहना पसंद करेगी, रुकी है तो रुकी रहना पसंद करेगी, जब तक रुकी ही रहेगी, पसंद क्या करेगी, रुकी ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई फोर्स नहीं लग जाता। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ बेटा हमारा कहलाता है लॉ ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है लॉ ऑफ मोमेंटम में बेटा, पहले तो हम मोमेंटम जान लें कि मोमेंटम हमारा क्या टर्म है। मोमेंटम बेटा हमारा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से।
P क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन भरा हुआ है तो उसके पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे से कहा जाए कि मेरे पास कितना मोमेंटम है, मैं तो रेस्ट पे रखा हुआ, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, कैमरे के रिस्पेक्ट में, वैसे तो मैं किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है चलता हुआ हूँ, मतलब अगर वो कहेंगे कि भाई वो तो घूम रहा है, यहाँ पर सन घूम रहा है, चंद्र को घूम रहा, मून घूम रहा है, तो इनके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा तो फिर तो मैं हो सकता है मोशन में होऊंगा। लेकिन मैं अगर कहूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, तो कैमरे के रिस्पेक्ट में मैं कैसे हूँ? मैं रेस्ट पे हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी नहीं है, मेरे पास मास है लेकिन मेरे पास वेलोसिटी नहीं है, तो मेरे अंदर मोशन नहीं है। मैं एक बॉडी तो हूँ, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या है हमारा? कितना मोशन भरा हुआ है किसी बॉडी के अंदर, या किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी यानी कि जो मास है, बॉडी है, बॉडी के पास मास होगा, मास और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, वो कहलाया जाएगा हमारा मोमेंटम। ठीक है ना, तो मोमेंटम हो गया हमारा ये। इसके लिए दो तीन बातें हम लोग जान ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज सेम ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शन हो गई। तीसरी बात इसकी डायमेंशन m/t-1, ये डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा, ये डायमेंशन किसकी भी होती है? ये इंपल्स की भी डायमेंशन होती है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा इंपल्स, अभी आगे बताऊंगा इंपल्स क्या होता है, वैसे अब आ ही गया तो मैं यहाँ पर बताता चलूं। इंपल्स क्या है कि जब एक बहुत बड़ा सा फोर्स लगेगा किसी बॉडी में फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे इंपल्स। ठीक है, इंपल्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स नहीं है ये। ठीक है, इंपल्स क्या है? इंपल्स है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ फोर्स, या कह सकते हैं व्हेन अ हैवी फोर्स इज applied on a body for a very short interval of time is called impulse. It is not a force, force नहीं है, क्योंकि impulse जो है, impulse की जो यूनिट है वो है F into T, सॉरी फॉर्मूला जो है वो है F into T। impulse की जो यूनिट होगी वो होगी kg मीटर पर सेकंड, है ना, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंपल्स इज नॉट अ फोर्स, इंपल्स फोर्स हमारा नहीं है। इंपल्स क्या है? व्हेन अ फोर्स, व्हेन अ हैवी फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो रहा है सारा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी तीन बातें इसके लिए, एक इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकंड वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशन यही रहेगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसका जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसका दूसरा फार्मूला I इज इक्वल टू कह सकते हैं डेल्टा P, या कह सकते हैं m डेल्टा V, ये भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इंपल्स की भी हो गई, मोमेंटम भी समझ आ गया। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इंपल्स क्या है? व्हेन अ हैवी फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। क्लियर है? इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे के सारे। डायमेंशन दोनों की सेम होती है, इंपल्स की डायमेंशन और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। ये अपन का लीनियर मोमेंटम है, ये भी याद रखेंगे, है ना, लीनियर मोमेंटम है, तो ये याद रखेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम बात कर ले रहे हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ हमारा क्या कह रहा? सेकंड लॉ बेटा कह रहा है कि लॉ ऑफ मोमेंटम इसको नाम दिया है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। That means यहाँ पर क्या है कि जो F है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा के इक्वल टू लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पड़ेगा कि dp by dt। व्हाट इज d by dt? ये याद रखेंगे कि d by dt क्या कहलाता है? हमारा रेट होता है। d by dt इज रेट। तो ये हो गया हमारा रेट, यानी कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर देना इज कॉल्ड रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में अगर उसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो हमारा रेट कहलाता है। समथिंग अपॉन, मतलब ये चीज हमारी क्या हो गई? इतनी चीज हो गई हमारी रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
पी दैट मींस मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने का रेट जो है वो हमारा क्या है, फोर्स है। ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि भाई अगर कोई बॉडी है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम के पास में क्या है, दो चीजें हैं, एक एम है और एक बी है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वैसे तो मोमेंटम को चेंज अगर मेरे को करना है तो मैं दो चीजें चेंज कर सकता हूँ, या तो एम को चेंज कर सकता हूँ, या तो इसमें बी है, बी में क्या क्या है, एक स्पीड है और एक डायरेक्शन है। वेलोसिटी जो है वो दो चीज से मिलकर बन रही है, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। तो या तो मैं इन दोनों में से चेंज कर सकता हूँ, है ना, या तो मैं मास को चेंज कर दूं, या तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड और डायरेक्शन में से एक चीज को चेंज कर दूं, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो मेरे को मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या चेंज करना होगा, स्पीड या डायरेक्शन चेंज करना होगी। मास को चेंज करना इज क्वाइट टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम आगे कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी हमें, मास भी वेरिंग हो जाएगा, वेरिंग मास में भी मोमेंटम आता है हमारा, तो मास भी चेंज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हम लोग मास को कैसा मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूंगा कि dp by dt, तो वो क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है m, मैं यहां से कह सकता हूं dp by dt, p को मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, b वेक्टर और ये p वेक्टर। तो क्या पता लगा कि जो dp by dt है वो क्या है, m dp by dt, और ये m dp by dt हमारा क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये क्या चीज आ गई, dp by dt की जगह पे ma आ गया, तो f इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, ma वेक्टर। दैट मींस यहां से हमको निकल के क्या आ गया कि f इज इक्वल टू ma। हर जगह ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड तभी है जब हमारा मास कैसा है, कांस्टेंट मास है। अगर मास वैरी करेंगे तो चीजें चेंज हो सकती है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है हमारा, ठीक है। कभी भी ये याद नहीं रखेंगे कि f इज इक्वल टू ma इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारा क्या है, f इज इक्वल टू dp by dt, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम बात कर लेंगे थर्ड लॉ की, ठीक। थर्ड लॉ सबसे इजी लॉ है, जिसको हम लोग गांधी जी का ऑपोजिट लॉ भी बोलते हैं। गांधी जी का ऑपोजिट मतलब ये है, गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई थप्पड़ मारेंगे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, गांधी जी का ऑपोजिट हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई एक थप्पड़ मारे उसको उतना ही दर्द दो जितना उसने तुम्हें दिया है। लॉ ऑफ इक्वालिटी, ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन, इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो इसका तो सिंपल सा वो है स्टेटमेंट कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर को करने के बाद में 50% फिजिक्स तो आ जाती है। मतलब इन जो चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, एक वर्क पावर एनर्जी और एक एनएलएम, अगर मैंने ये अच्छे से कर लिए, इनके न्यूमेरिकल मेरे अच्छे से होने लगे और इनके कंसेप्ट मैंने अगर अच्छे से जान लिए, तो 50% फिजिक्स मेरी आसान हो जाएगी। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स पोर्शन मेरा इतना बड़ा पोर्शन है, बहुत ही बड़ा पोर्शन है। अगर अपन बात करें ना तो 2 साल तक 11, 12 2 साल तक सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होगी, इतना है मैकेनिक्स। लेकिन हमने अच्छा टीचर वो होता जो ये जानता है, या अच्छा स्टूडेंट भी वो होता है जो ये जानता है कि हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने छोड़ना क्या क्या है, कौन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिक चीजें, मतलब जो जरूरी चीजें जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हमें वो सब नहीं करना। जिनसे क्वेश्चन आते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वही करना है, उसी पे ध्यान देना है। वरना मैकेनिक्स बहुत बड़ा है। अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, जो जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं वो बहुत ही मोर देन इनफ है। मैं ज्यादा चीजें नहीं करा के, कम चीजें करा के अपना सिलेक्शन कराता हूँ, ठीक है। जो अपने जो भी स्टूडेंट है वो सब लोग यही जान रहे हैं कि हम लोगों के जो नोट्स होते हैं या जो हम लोगों की थियोरी होती है वो बहुत कंसाइज होती है, बहुत ही ज्यादा कंसाइज होती है। मेन जो अपना फोकस होगा वो न्यूमेरिकल पे होगा, थ्योरी बहुत ही कम होगी और जो भी होगी वो शीट्स में लिखी हुई होगी। तो इसलिए थ्योरी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो याद रखें मैकेनिक्स में डूबना नहीं है, हमने मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, जितनी जरूरत है उतने की, ठीक है। सारी चीजें नहीं करनी है हमने, ठीक। तो ये हो गया मेरा टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके लिए मैं अगर बात करूं कि अगर मैं किसी बॉडी पे, अगर ये बॉडी है
m मास की बॉडी है, अगर ये इस पे mg फोर्स लगा रही है तो ये बॉडी, मतलब ये बॉडी और ये सरफेस, बॉडी सरफेस पे mg लगा रही है तो सरफेस भी बॉडी पे mg लगाएगी, जिसका नाम हमने दिया नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बॉडी है यहाँ पर, अगर यहाँ एक बॉल है तो बॉल पे अगर एक बॉल आके टकराए, बॉल पे बॉल आके टकराए तो इसने जो फोर्स यहाँ लगाया वही इस पे भी लगेगा, जो कि इसको वापस फेंकेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हर एक बॉडी हर एक दूसरी बॉडी पे एक एक्शन रिएक्शन पेयर लगाती है, जिसको हम लोग नाम दिया है हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको कहेंगे कि हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन लगाती है। ठीक है ना, पक्की बात। चले, एक बहुत सुंदर सी चीज और है जिसको हमने नाम दिया है लामी थ्योरम। लामी थ्योरम जनरली तो वैसे अच्छे से जो इसका एप्लीकेशन आता है वो बीटेक में आता है। हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में इसका एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से करते हैं। यहाँ पर हमारे ट्रस वगैरह होते हैं, ट्रस निकालते हैं जब हम लोग, तो वहां पर लामी थ्योरम का ज्यादा यूज आता है। तो लामी थ्योरम भी यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है लामी थ्योरम। लामी थ्योरम बेटा हमारा ये कहता है कि अगर किसी एक बॉडी पे, एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, इस पे तीन फोर्स लगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा P, एक फोर्स लग रहा Q और एक फोर्स लग रहा R, तीन फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, सिर्फ तीन फोर्स के लिए वैलिड है, तीन फोर्स के लिए वैलिड है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगर कभी ऐसा हो जाए कि चार फोर्स है तो वहां पर कोशिश करना कि चार को तीन फोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जैसे मैं अगर कहूं कि एक बॉडी है ये, एक इस पे फोर्स लगा ये P, एक इस पे फोर्स लगा, या इसको कह देते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगा 2 न्यूटन, इधर फोर्स लगा 4 न्यूटन और इधर फोर्स लगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पर चार फोर्स दिख गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और इसको एक फोर्स बना लूँ। तो ये फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, दो को मैं मिटा के इस फोर्स को मैं नाम रख दे रहा हूँ 8 न्यूटन का। अब पता क्या लगा, तीन फोर्स हो गए, तो ये लामी थ्योरम वैलिड हो जाएगी वहां पर। तो लामी थ्योरम कितने फोर्सेस के लिए वैलिड है, तीन फोर्सेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा कि अगर मेरे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q, एक का नाम है R। P जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी पे अल्फा एंगल बना रहा है, Q फोर्स जो है वो बीटा एंगल और R फोर्स जो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर ऐसे ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं हमारे और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में, कह सकते हैं कि if three forces act on a body and body remains in equilibrium, then P upon sin alpha is equals to Q upon sin beta is equals to R upon sin gamma। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में sin अल्फा नहीं होता, वो होता है sin 180 माइनस अल्फा। sin 180 माइनस अल्फा होता है, लेकिन sin 180 माइनस अल्फा इज आल्सो इक्वल टू sin अल्फा, sin 180 माइनस बीटा इज आल्सो इक्वल टू sin बीटा, sin 180 माइनस गामा इज आल्सो इक्वल टू sin गामा। इसलिए मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली इतना लिख रहा हूँ कि P अपॉन sin अल्फा। अब मतलब मुद्दे की बात यह है कि कैसे करके हम लोग इसे याद रखेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, P फोर्स है, P फोर्स को मैंने लिखा, P फोर्स लिखा, P को छुपाया, मेरे पास कितने फोर्स बचे, Q और R, दो फोर्स बचे। दो फोर्स के बीच का जो एंगल है मैं वो वाला एंगल लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल कौन सा है, इस P फोर्स को छोड़ने के बाद Q और R के बीच में लगने वाला फोर्स साइन के साथ लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये P इज इक्वल टू Q। अब मैं Q फोर्स को छोड़ूंगा, P और R के बीच में जो लगने वाला एंगल है वो है बीटा, तो मैं साइन बीटा लूंगा इज इक्वल टू R। अब R फोर्स को मैंने छोड़ा, P और Q के बीच में लगने वाला एंगल जो होगा वो साइन गामा। ये हो जाएगी मेरी सारी की सारी लामी थ्योरम का एक छोटा सा फॉर्मूला। इसको हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इससे। ठीक है ना, चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है एफबीडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। एफबीडी देखते हैं हम लोग, एफबीडी क्या होती है। एफबीडी क्या कहलाता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको दूसरा नाम दिया एफबीडी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। जैसे अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है मेरे पास, ठीक, ये बॉडी ऐसे करके रखी हुई है, ऐसे करके मान लो 5 kg की है, ठीक है, और इस पे मान लो कि 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब कहा जाएगा कि एफबीडी बनाओ इस बॉडी का, ये जो बॉडी है इस बॉडी का एफबीडी बनाकर दिखाओ।
तो पहले तो एफबीडी जान लेते हैं क्या। एफबीडी में हम बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं सरफेस से, सारी की जितनी भी कांटेक्ट चीजें हैं उसमें कांटेक्ट जहां पर हो रहा वो सारा का सारा खत्म कर देते हैं और उस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाते हैं सिर्फ, ठीक है। बॉडी को हम क्या करेंगे, जितनी भी कांटेक्ट्स हैं सबसे हटा देंगे, आइसोलेट कर देंगे और बॉडी पे जो जो फोर्स लग रहे हैं सिर्फ हम वही दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा 5 kg, इसका एफबीडी देख रहे हैं हम लोग, एफबीडी ऑफ बॉडी, ठीक। ये हो गया मेरा 5 kg। अब 5 kg पे एक फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन, ठीक है। इस 5 kg को मैं ऐसे ना लिखा के एक पॉइंट से भी डिनोट कर सकता हूं कि भाई ये 5 kg का है। तो इस 5 kg पे मेरा एक फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का। कोई और फोर्स लग रहा है इस पे, इससे या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, हाँ भाई एक और फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है मेरा, mg, दैट मींस 5g, दैट मींस 50 न्यूटन। एक 50 न्यूटन का ये लग रहा है और 10 न्यूटन का ये लग रहा है। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, देख ले जरा। ये बॉडी लगा दी, वैसे तो बैलेंस कर रही है, एक और फोर्स लगाती है जिसको हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल नाम दे दिया। वो भी हमारा कितना है यहाँ पर 50। सो जो बॉडी ना तो उड़ रही है, ना तो जमीन में जा रही है, ना तो जमीन में जा रही है, ना तो उड़ रही है, यानी कि ना तो इस टेबल को तोड़ के नीचे जा रही है, ना तो उड़ रही है। इसका मतलब ये ऊपर और नीचे वाले फोर्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ ये फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से ये बॉडी यहाँ की तरफ जाएगी। एक चीज और है छोटी सी, जिसको हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। कोई ऐसा खास लॉ नहीं है, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी सिंपल सी बात है, बस इतनी सी कि अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का इस पे लग रहा है तो मैं इसको अगर लाइन ऑफ एक्शन चेंज ना करूं, यही लाइन ऑफ एक्शन रख के ये 10 न्यूटन में यहां से लगा दूं तो सेम इफेक्ट डालेगा जो ये इफेक्ट डाल रहा था। अगर मैं यहां ना लगा के लाइन ऑफ एक्शन को सेम रखूं और यहां लगा दूं तो ये 10 न्यूटन सेम इफेक्ट डालेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। कोई इतना बड़ा लॉ नहीं है, बस ये याद रखने वाली बात है कि 10 न्यूटन अगर ये ऐसे लग रहा है तो हमने इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं 10 न्यूटन, यानी कि बिना लाइन ऑफ एक्शन को चेंज किए अगर हमने इसको वेक्टर को आगे बढ़ा दिया तो ये भी हमारा तरीका हो सकता है। क्लियर है ये सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पर मैं एफबीडी का एक आध केस और दिखा देता हूँ, अच्छा सा सुंदर सा, जिसमें और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि एक बॉल है, ये बॉल आ गई, ये बॉल आ गई मान लो, ठीक है। अब ये बॉल, इसका मास m मास है, ठीक। तो यहां से क्या होगा, इस बॉल का एफबीडी बनाना है, तो फील करके देखें। नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है mg, बॉल का सेंटर पे mg तो लगी है, और ये सरफेस, ये वाली सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी इस पे n1 फोर्स लगा रही है। यहां से ये दीवार इस पे n2 लगा रही है और यहां से ये दीवार इस पे n3 लगा रही है। यानी कि मैं अगर इस बॉडी को देखूं तो ये बॉडी में मेरे को क्या दिखेगा, बॉडी में मेरे को दिखेगा एक तो नीचे दिख रहा है mg, एक ऊपर दिख रहा नॉर्मल वन, यहां से ये फोर्स लग रहा है, इसका नाम दे दूं मैं n2, ये वाला फोर्स, इसको लाइन ऑफ एक्शन को सेम रख के यहां से लगा दिया, और ये वाला फोर्स n3। ये हो गया, इस पे सारे के सारे सिस्टम से इसको आइसोलेट किया, बॉडी को इतना छोटा सा दिखाकर, और सारे के सारे फोर्स मैंने दिखा दिए। ये हो गया मेरा एफबीडी, दैट मींस फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी अब इसके बारे में जो भी पढ़ना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे और कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट रहेंगे और न्यूमेरिकल रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे लोग जितना भी ज्यादा से ज्यादा देख लें, इसको समझ लें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये चैप्टर और वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर आ गया तो समझ लीजिए कि 50% फिजिक्स आ गई। ये 3 लॉज अपने आप में पूरी फिजिक्स के लिए सक्षम है। और जो हमारे पास वर्क फॉर एनर्जी, जिसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम, वो अपने आप में पूरी की पूरी फिजिक्स और मतलब कह सकते हैं कि आधी फिजिक्स के लिए सक्षम है।
वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि मैकेनिक्स के ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से हमने करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यही ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।